नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। श्रीनगर के रविवार बाजार में आतंकवादियों ने ग्रेनेड से किया हमला। हमले में 6 से अधिक लोग घायल। हमलावरों को पकड़ने के लिए की गई पूरे इलाके की घेराबंदी। भाजपा ने झारखंड चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र। अमित शाह ने कहा, ये चुनाव केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का है चुनाव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 दिन के दौरे पर पहुंचे ब्रिस्बेन। भारतीय समुदाय के साथ किया संवाद। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ दूभर। खतरनाक श्रेणी में वायु प्रदूषण। छठ से पहले यमुना नदी में जहरीली झाग बनी चिंताजनक। और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने नॉर्थ कैरोलिना में किया अंतिम दौर का प्रचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 दिन बाकी। और अब विस्तार से समाचार। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रविवार बाजार में ग्रेनेड हमला हुआ। ये हमला श्रीनगर में टीआरसी ऑफिस के पास संडे मार्केट में हुआ। इस विस्फोट में 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। और श्रीनगर के संडे मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों से घाटी के कुछ हिस्सों में हमले और मुठभेड़ की खबरें छाई हुई हैं। श्रीनगर के संडे मार्केट में निर्दोष दुकानदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को हमलों की इस तेजी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सकें। और अब बात चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज रांची में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि राज्य का भविष्य सुनिश्चित करने का भी चुनाव है। झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए, या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी सिंहभूम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियों का खुलकर बखान किया। अमित शाह ने कहा कि भाजपा राज्य में विकास और परिवर्तन लाने के लिए ही चुनाव लड़ रही है। हेमंत सोरेन जी मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने, परिवर्तन से मतलब ये नहीं है
कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। गृहमंत्री अमित शाह ने जेएमएम सरकार के भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस जेएमएम के सांसद के घर से छापों के दौरान मिले 350 करोड़ रुपए का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन से पूछा कि बताएं कि आखिर वो पैसे मिले, वो पैसे किसके हैं। 350 करोड़ रुपया कभी बैंक अकाउंट में आया है क्या? कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, वो किसका है भाई? बताओ तो जरा, किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? और झारखंड की माता बहनों, ये 350 करोड़ रुपया और आलम के घर से मिला 30 करोड़ रुपया आपका है। इसी मुद्दे पर हमारे नेता चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर नक्सलियों को खुली छूट देने का आरोप लगाते हुए राज्य में अवैध घुसपैठ, आदिवासियों के अपमान, आदिवासी महिलाओं को फुसलाकर शादी करने और उनके जमीन हड़प लेने के मामले पर भी सोरेन सरकार को घेरा। घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते, इनकी वोट बैंक है। वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं, भेंट में उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। और जो ले गए हैं, आप लोग घुसपैठियों सुन लो, जो हमारी आदिवासी बच्चियों की जमीन हड़प लिए हो ना, वो भी आपको वापिस देनी पड़ेगी। ऐसा कानून हम लेकर आएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झारखंड की गढ़वा विधानसभा सीट भी काफी हॉट सीट मानी जाती है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गढ़वा विधानसभा के स्थानीय लोगों का कहना है कि गढ़वा में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, केवल एक काम हुआ है और वो है भ्रष्टाचार। चाहे पेपर लीक का मामला हो, बालू घोटाला हो या फिर नौकरी की बात हो, सब में भ्रष्टाचार हुआ है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़वा विधानसभा सीट में और एक लिट्टी चोखा की दुकान पे हैं। यहाँ पर कुछ लोग लिट्टी चोखा खाने के लिए भी आए हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हेमंत सोरेन जब आज 2019 में अपना वादा किए थे 5 लाख नौकरी देंगे, बीए पास और इंटर पास को 2000 रुपया महीना देंगे, न 5 लाख नौकरी मिला और न पैसा मिला। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और क्या, कुछ कहना ही नहीं है, कहने के लिए कुछ बच ही नहीं गया यहाँ पे। है कि अपना लिट्टी दुकान बेच रहे हैं पर महंगाई इतना आ रहा है कि एक ठोप बेनिफिट नहीं आ रहा है। जो उनके कार्यकर्ता और यहाँ के जो पूर्व अभी जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो विकास का झूठा बयान दिया जाता है, वो विकास आम जनता का नहीं हुआ है, विकास उनके कार्यकर्ता का हुआ है। और यहाँ पर एग्ज़ाम का देख लीजिए, आज एग्ज़ाम दिया और शाम में उधर से निकलेगा बच्चा लोग एग्ज़ाम देके तो पेपर लीक हो गया। बेरोजगारी पूरा चरम सीमा पे है। गढ़वा विधानसभा सीट के स्थानीय लोगों का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो वर्तमान में सरकार है, इन्होंने 5 साल में कोई विकास नहीं किया, इस राज्य में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। अपने सहयोगी सत्येंद्र तिवारी के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, गढ़वा। झारखंड के गढ़वा विधानसभा सीट में इस बार बीजेपी और जेएमएम के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने इस बार 2 बार के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को गढ़वा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी मुद्दे और सीट के गणित को लेकर भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी ने डीडी न्यूज़ संवाददाता सोमेश पटेल के साथ खास बातचीत की। 2 बार रह चुके विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को इस बार बीजेपी ने गढ़वा सीट से फिर से टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है।
और भय भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है आज के समय। करप्शन तो इस कदर बढ़ गया कि आप अंचल में चले जाइए, एलपीसी अगर आपको बनवाना हो, आपका अपना खुद का ज़मीन बेचना हो, मान लो बेटे को इंजीनियरिंग कराने के लिए, बेटी के शादी में ज़मीन बेचना हो, जितना का ज़मीन है उसका 30% कॉस्ट आपको एलपीसी बनाने में पदाधिकारी ले रहे हैं। और भूमाफिया तो इस कदर हावी हैं, कौन किसका ज़मीन लूट लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यहीं पर चिनिया मोड़ में बेचारे लाला जी थे, मिल चलाते थे, यहाँ के वर्तमान मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, बेचारे के इच्छा के विरुद्ध उनका ज़बरदस्ती ज़मीन रजिस्ट्री करा ली है। बेचारे लाला जी का रात में हार्ट अटैक आ गया। आज इसी तरीक़ा से अफरा तफरी मचा हुआ है, कौन किसका ज़मीन लूट लेगा कोई गारंटी नहीं है। डुप्लीकेट जाली कागज बना करके तो इशू तो इस बार इतना है कि उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कि कौन इशू। एक मैंने बस मुख्य इशू है भ्रष्टाचार। आप साफ तौर पे सुन रहे थे सत्येंद्र नाथ तिवारी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी गढ़वा सीट से इस बार जीत हासिल करेगी। और जो वर्तमान में यहाँ पर जीएमएम के प्रत्याशी हैं मिथिलेश ठाकुर, इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। और इस बार झारखंड और गढ़वा में इस बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, गढ़वा, झारखंड। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। बीजेपी ने सत शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रविंद्र रैना को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। महाराष्ट्र में दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी बागी उम्मीदवारों से जूझ रहे हैं। ऐसे में दोनों गठबंधनों के सामने बागियों को मनाने की चुनौती है। महायुति के 36 और एमवीए के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद जारी है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से असली और नकली शिवसेना के सुर सुनाई देने लगे हैं। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में 49 सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना के दो धड़ों के बीच सीधी भिड़ंत है। देखिए महाराष्ट्र से डीडी न्यूज़ संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र ने कई बड़ी राजनीतिक घटनाओं को देखा है। क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना के 2 खेमों में बंट जाने के बाद हुए सत्ता पलट के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। एकनाथ शिंदे को हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में झटका लगा था, जब मुंबई में उनकी पार्टी 3 में से केवल 1 सीट पर 48 वोटों से जीत पाई थी। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के गढ़ रहे कोंकण में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पूरा सफाया हो गया था। ठाकरे की पार्टी वहां 5 सीटों पर लड़ रही थी और 1 पर भी जीत नहीं दर्ज कर सकी थी। अब जबकि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, शिवसेना का दोनों खेमा फिर से असली नकली के दावे करने में जुटा है। जहां तक आज शिवसेना की बात करेंगे तो 80% बाला साहब जी के शिव सैनिक हमारे शिंदे जी के साथ शामिल हुए हैं, शिवसेना के साथ में हैं। और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे नतीजे चुनाव में आएंगे। महायुति का सरकार फिर महाराष्ट्र में भगवा लहराएगा। असेंबली में आप देखोगे कि हम 200 प्लस जाने वाले हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जो पार्टियां तोड़ी गई है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब की हो, चाहे वो शरद पवार साहब की हो, उसके खिलाफ लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है। ये यूपी और बिहार जैसी सियासत यहाँ नहीं चल सकती। यहाँ की पॉलिटिक्स में आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, विधायक बिक सकते हैं, वोटर नहीं बिक सकते। बहरहाल टुकड़ों में बटी पार्टियों के बीच मतदाताओं को लुभाना भी इस चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होती दिख रही है। एक तरफ जहां 288 सीटों पर महायुति और महाविकास अघाड़ी दो हाथ इसलिए कर रहे हैं कि सरकार किनकी बने, वहीं दूसरी तरफ 49 ऐसी सीटें हैं जिस पर कि शिवसेना का दोनों खेमा आपस में लड़ रहा है, यह तय करने के लिए कि महाराष्ट्र में किसका अस्तित्व आगे बचा रहेगा। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र।
कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के गांधी नगर पार्क में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केरल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। Beauty that you possess, so much can be done to strengthen tourism here. You grow crops like coffee, rice, tea, and bananas, and so many other valuable crops that should be marketed properly. And if a good food processing mechanism was there, so much more could be done to enhance your livelihoods. बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके पहले तिरुवनंतपुरम डिवीजन के अलवा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और इस निरीक्षण का उद्देश्य रेलवे के बुनियादी ढांचे, अमृत भारत और चल रही स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं में प्रमुख विकास की समीक्षा करना है। इस निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केरल के त्रिशूर में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल पहले केरल को रेलवे विकास के लिए 370 करोड़ रुपए मिलते थे। अब केंद्र सरकार ने केरल में रेलवे परियोजनाओं के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 4 लाइन के दोहरीकरण के लिए 460 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है और विकास के लिए अब तक 63 हेक्टेयर जमीन मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने परियोजना के लिए 2100 करोड़ रुपए का निवेश किया है और भूमि अधिग्रहण के लिए लगातार राज्य सरकार का अनुसरण कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी is allocating 3000 crore rupees for development of railways. For the ongoing projects of doubling, we need 460 hectare land. So far we have got about 63 hectare, which is 14%, and we have deposited about 2,100 crore rupees, and I am constantly following up with the state government, and we seek the support of state government for development of railways in Kerala. त्योहारों को देखते हुए रेलवे की तरफ से विशेष ट्रेनें तो चलाई जा ही रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए कई प्रकार के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसमें स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं तथा गाड़ियों के आवागमन के सही समय की देखरेख के लिए रेलवे बोर्ड का गठन किया गया है। इसके साथ ही जोनल रेलवे मंडल तथा स्टेशन स्तर पर विशेष कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जो किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से मौजूद हैं। कतारबद्ध तरीके से यात्रियों को ट्रेन में प्रवेश की व्यवस्था की गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल के जवान लगाए गए हैं। वहीं कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेलवे ने अतिरिक्त कोच और रैक की व्यवस्था रिजर्व में की है, जिससे कि अधिक भीड़ होने पर इन्हें तत्काल स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जा सके। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर हैं। ब्रिस्बेन पहुंचते ही तस्वीरें शेयर करते हुए विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, आज ब्रिस्बेन पहुंच गया। दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए अगले कुछ दिनों में सार्थक गतिविधियों की प्रतीक्षा करें।
ब्रिस्बेन पहुंचने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिस्बेन में रह रहे भारतीय समुदाय से संवाद किया। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आज भाई दूज मनाया जा रहा है। ये पर्व भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से पूजा करती हैं। भाई दूज को यम तृतीया भी कहा जाता है क्योंकि ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में होता है। इस त्योहार के पीछे कई धार्मिक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं जो इस पर्व को और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। अलग अलग स्थानों पर भाई दूज मनाने का अलग रिवाज है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी भाई दूज उत्सव मनाया। भाई दूज का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। प्रधानमंत्री ने भी सभी देशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि सभी देशवासियों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन अवसर भाई बहन के आपसी स्नेह भाव को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज से बंद हो गए हैं। हिमालय में विराजमान 10वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह पूर्व परंपरा और विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। अंतिम दिन बाबा के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि प्रतिकूल मौसम और पूर्व विधान के तहत 6 माह के लिए बाबा केदार को समाधि रूप दिया जाता है। इसके तहत शनिवार को बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली की पूजा अर्चना कर गर्भगृह में विराजमान किया गया। बाबा के कपाट बंद होते ही बाबा की पंचमुखी उत्सव डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए अपने शीतकालीन गद्दी स्थल में ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान होगी। 2003 को आज ही के दिन भारत में न्यूज़ प्रसारण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई, जब देश के एकमात्र तलीय सह उपग्रह समाचार चैनल डीडी न्यूज़ ने अपने सफ़र की शुरुआत की। अपनी स्थापना के बाद से ही समाचार के क्षेत्र में पहले से मौजूद तमाम निजी चैनलों को कड़ी टक्कर देते हुए डीडी न्यूज़ संतुलित, निष्पक्ष और सटीक समाचार देने की अपनी महती जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए समाचार की दुनिया में 21 सालों से अपना परचम लहरा रहा है। आप देखिए यह खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा। डीडी न्यूज के शानदार और यादगार सफर के 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। अपने इस ऐतिहासिक सफर के दौरान डीडी न्यूज ने एक स्वायत्त सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारक के रूप में नैतिकता, निष्ठा और निष्पक्षता का दामन कभी नहीं छोड़ा। खबरों को बिना सनसनीखेज बनाए पूरी सच्चाई के साथ दर्शकों तक पहुंचाना डीडी न्यूज का ध्येय रहा है। यही वजह है कि डीडी न्यूज को जहां दर्शकों का अथाह प्यार मिला, वहीं उनका भरोसा और विश्वास भी इस पर लगातार बढ़ता गया। इसका प्रमाण है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट 2022 और CSDS का सर्वे, जिसमें डीडी न्यूज को देश का सबसे भरोसेमंद समाचार चैनल बताया गया। 3 नवंबर 2003 को डीडी मेट्रो चैनल को 24 घंटे के समाचार चैनल में बदलकर डीडी न्यूज को लॉन्च किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से ही अपने फलक को लगातार विस्तार देते हुए डीडी न्यूज समाचार प्रसारण के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्तमान में डीडी न्यूज 4 भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। इनमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत और सांकेतिक भाषाओं में समाचार शामिल हैं। न्यूज बुलेटिन और प्राइम टाइम शो के अलावा डीडी न्यूज खेल, स्वास्थ्य, सिनेमा, कला और संस्कृति समेत अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर करंट अफेयर्स शो के साथ ही
महत्वपूर्ण विषयों पर स्पेशल प्रोग्राम भी प्रसारित करता है। डीडी न्यूज समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण अवसरों और विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान ग्राउंड जीरो से विशेष डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन और प्रसारण भी करता है। गणतंत्र दिवस परेड या स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण हो या देश के संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों और संस्थानों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या चुनाव आयोग की कवरेज, डीडी न्यूज पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने इस दायित्व को भी बखूबी अंजाम देता है। खबरों में सच्चाई, विविधता और पत्रकारिता के उच्च नैतिक मानदंड को कायम रखते हुए डीडी न्यूज पिछले 21 वर्षों से न केवल जनता के उम्मीदों पर खरा उतरा है, बल्कि उनका भरोसा और विश्वास जीतने में भी सफल रहा है। डीडी न्यूज की यही खासियत उसे तमाम निजी समाचार चैनलों से अलग और विशेष बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।